नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में, जहां पर आपको लगभग बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे जो कि आपको विज्ञान के तहत जो फिजिक्स वाला सेक्शन है वहां से आपको पूछा जाता है। और ये जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि खासकर अभी सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें जो विज्ञान वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम लोग लगभग ऐसे चैप्टर को रखे हैं जो कि लगभग सभी बार पूछा जाता है, तो ये उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत कम समय में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। और साथ ही जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक बार रिवीजन बहुत ही सरसरी तरीके से यहाँ से हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गति की, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहला लिखा है गति, ठीक है। तो गति क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, क्या कि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, ये आपका यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। तो क्या है? किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष एक समान रूप से बदल रही हो तो वह वस्तु गति में है कही जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। कोई स्टेबल चीज़ है, अगर इसके सापेक्ष है तो पहले से क्या स्थिर है, अब इसके सापेक्ष अगर कोई दूसरी वस्तु अपना स्थान बदल, जैसे कि कोई यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गई, तब इस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? वह वस्तु गति में है, ठीक है। क्या कहेंगे? वह वस्तु गति में है। जैसे कि आप लोग हमेशा देखते होंगे, हम कहीं पर पेड़ है, ठीक है, वहाँ से कोई मोटरसाइकिल वाला क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या रहेगा वहाँ पर? जो स्टेबल है वो क्या चीज़ है? जो स्थिर है वो क्या है? पेड़ है। अब उसके सापेक्ष क्या है? कोई मोटरसाइकिल वाला वहाँ से क्रॉस किया, मतलब वो क्या है? वो गति में है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दूरी देख लेते हैं। दूरी क्या होता है? तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, ठीक है, तय किए गए क्या है? पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? तो वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। जैसे कि यहाँ कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से कोई है जो चलना स्टार्ट करता है, जाता है कहाँ तक? ये पॉइंट बी तक, ए से लेकर ये कहाँ तक गया? बी तक। तो इसी के द्वारा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी तय की गई है ना, मतलब जो कि बोल सकते हैं पथ की लंबाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी दूरी कहते हैं। अर्थात वस्तु ए के द्वारा ना बी तक का सफ़र तय किया गया है, तो इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 5 मीटर है, तो उसके द्वारा कितना दूरी तय किया गया है? तो 5 मीटर की दूरी तय की गई है। वैसे ही अगर विस्थापन के बारे में बात करें तो यहाँ पर विस्थापन देखिएगा क्या होता है? तो किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के अंतर को, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग क्या लिए थे? ए और बी करके लिए थे, है ना। तो कोई वस्तु क्या है? ए से चलना स्टार्ट किया है, कहाँ तक चल रहा है? वो बी तक चला है। कहाँ तक चला है? बी तक चला है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के अंतर को। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्थिति का जो उसका अंतर रहेगा ना, उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं? उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। और याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या करते हैं? एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेक्टर से दर्शाते हैं। और यह एक सदिश राशि है, इसको भी याद रखिएगा। क्या जो विस्थापन होता है ना, वह क्या है? एक सदिश राशि है। आगे पढ़ेंगे सदिश और अदिश क्या होता है। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गति क्या है, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, ठीक है। क्या है, इतना आपको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को रोकिएगा, एक बार अच्छे से इसको और पढ़िएगा। चलिए यहीं पर अब देखते हैं एक समान गति और असमान गति, ठीक है। एक समान गति और असमान गति क्या है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सबसे पहले देख लेते हैं एक समान गति क्या होता है। तो इसमें है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, ठीक है। क्या करता है? कोई वस्तु है समान समय में समान दूरी तय करता है, तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखिएगा, वह समान समय में ना समान दूरी तय करती है। जैसे कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, जो राउंड हो रहा है, उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है? एक समान गति है, फिर समान गति से अपनी जो है रोटेशन वो रख रही है। अगला यहीं पर देखिएगा क्या है, असमान गति भी देख लेते हैं। तो यदि कोई वस्तु समान समय में विभिन्न दूरी तय करती है, ठीक है। क्या है? कोई वस्तु समान समय में विभिन्न दूरी तय करती है, उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो समान तो समय तो समान है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है? अलग अलग है।
क्या है, डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार बोल सकते हैं जो क्या है समान समय तो दोनों में रहेगा, याद रखिएगा समान समय दोनों में है, लेकिन क्या है जो एक समान गति में वो समान दूरी तय कर रही है और जो क्या है असमान गति में क्या है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फिर अलग अलग दूरी वह तय कर रही है, तब उसको क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। चलिए बात करते हैं अब चाल के बारे में। ठीक है, तो ये जो चाल वाला क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियस ईयर जो सीजी भर्ती हुआ था, सीजी छत्तीसगढ़ में जो टीचर का भर्ती होता है ना, उसमें ये पूछा गया था, वो जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम था ना उसमें। ठीक है, तो चाल बराबर डायरेक्ट ये पूछा गया था क्या होता है करके, तो याद रखिएगा चाल बराबर दूरी बट्टा चाल नहीं होता, समय होता है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बट्टा समय, इसको याद आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, क्या है, तो देखो चाल का डेफिनेशन क्या है, तो किसी एकांक समय में, ये समय हो गया, एकांक समय में चली गई दूरी, आपको ऊपर में दिख रहा है दूरी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है ना, वो मीटर प्रति सेकंड इस इन्वर्स होता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में से आप लोग कोई से भी याद रख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। बस एक चीज़ इसमें आप लोग याद रखिएगा, जो किलोमीटर का जो छोटा यूनिट होता है वो आपको यहाँ पर मीटर से लिया गया है, जो घंटा का जो छोटा यूनिट होता है वो सेकंड होता है, इसलिए बस इतना आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और यहीं पर आप लोग दूरी का अगर निकालना चाहें ना, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको तिर्यक गुणा आप लोग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका चाल, फिर गुणा क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, चाल और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, समय, तो ये फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग दोनों को याद रख सकते हैं। तो फिर एक बार देखते हैं, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। आप लोग इसको मेन याद रखिएगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा कि चाल का डेफिनेशन आप लोग बताइए, पूछा जाता है तो यूनिट पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसका मात्रक पूछा जाएगा क्या होगा, और उसका जो यहाँ पर जो आपको गणितीय रूप में आपको देखने को जो मिलता है ना, वो आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो दोनों को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए वेग देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, तो एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है। ठीक है, क्या बोला गया, एकांक समय में एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, उसे वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, वेग भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं, विस्थापन देखे थे। विस्थापन भी क्या होता है, तो एक सदिश राशि होता है। और जो वेग का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का जो एसआई मात्रक होता है वह। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा ना। ठीक है, ये क्या रहेगा, मीटर सेकंड का पावर -1, या फिर इसको बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा रहेगा तब भी सही है। अगर आपको यहाँ पर जैसे स्लैश करके दिया जाएगा ना, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर इन्वर्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, या फिर मीटर उसके बाद क्या है, सेकंड इन्वर्स भी हो सकता है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको क्या बोला था, मीटर प्रति सेकंड इन्वर्स नहीं होगा, वो होगा तो मीटर प्रति सेकंड होगा, या फिर मीटर इंटू सेकंड इन्वर्स होगा। तो आप लोग दोनों को यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो वेग का जो ऐसा ही मात्रक निकला वो क्या निकला, तो मीटर प्रति सेकंड निकला है। और याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, तो वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग क्या है, सदिश राशि है, जिसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो देख सकते हैं वेग को क्या लिख सकते हैं, तो निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय। ठीक है, यहीं से बनता है, याद रखिएगा। आपका जो यहाँ पर जितना भी उसका मान आता है ना, यहीं से इसका यूनिट बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखो, निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन मतलब वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहा है। हमको पता है यहाँ पर जो दूरी का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या किलोमीटर होता है, तो वहीं से क्या निकला है, मीटर निकला है। ठीक है, अब समय क्या है, तो समय का हम लोग क्या जानते हैं, तो घंटा में होता है, मिनट में होता है, फिर सेकंड में होता है। तो वहीं से हमारा क्या निकले, इसका जो छोटा यूनिट है ना वो क्या है, वहाँ पर सेकंड है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जो वेग का एसआई मात्रक होगा उसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है, त्वरण। त्वरण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो जो त्वरण है ना, सबसे पहला पॉइंट दिया है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको, इसका मात्रक एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर है। ठीक है, क्या है इसका जो ए सही मात्रक है ना वो क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। फिजिक्स में बहुत सारा ए सही मात्रक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। त्वरण का जो ए सही मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से डायरेक्ट आपको एक लाइन पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है, बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण खाली स्थान होता है करके पूछा जाएगा। ऑप्शन में दे देगा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमेशा धनात्मक होगा। चलिए अगला देखते हैं। बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग घटता है तो कहा जाता है कि वस्तु का त्वरण ऋणात्मक है। तो दोनों का आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा टाइप का यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है। तो बिना दिशा परिवर्तित हुई यदि वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होगा। वस्तु का वेग घटता है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अथवा वह वस्तु मंदित हो रही है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले के लिए। चलिए अगला यहीं पर देखते हैं, जो कि त्वरण का ही है। अगला पॉइंट है, यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा समान वेग से चल रही है। ठीक है, क्या है, यदि कोई वस्तु क्या है, स्थिर है या फिर वो समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का त्वरण शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, उस वस्तु का जो त्वरण होता है ना वो क्या होता है, शून्य होता है। कौन कौन से कंडीशन में शून्य होता है, तो जो वस्तु है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, वस्तु क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, या फिर उसका जो वेग है ना वो समान वेग होना चाहिए। ठीक है, समान वेग से वो चल रही है तब उसका जो त्वरण होता है वह शून्य होता है। और एक कंडीशन और है, क्या है, तो वस्तु स्थिर होनी चाहिए, तब वो क्या होता है, उसका जो त्वरण होता है ना वह क्या होता है, शून्य होता है। चलिए अब यहीं पर बात करते हैं। यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, 3 लाइन है जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है आपको इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं गति का समीकरण के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गति का समीकरण के नाम से जानते हैं। तो गति के कितने समीकरण अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये 3 समीकरण है। ठीक है, गति के कितने समीकरण हैं, तो गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण देखिएगा, गति का जो प्रथम समीकरण है, इसके लिए जो इक्वेशन बनता है वो बनता है v = u + at। ठीक है, v = u + at बनता है गति का प्रथम समीकरण जो है वह। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि प्रारंभिक वेग वाली वस्तु का नियत त्वरण a से गतिशील हो। ठीक है, तो नियत त्वरण a से गतिशील हो तो t समय पश्चात वस्तु का जो वेग होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है, v = u + at। अब आपको वहाँ पर स्टेटमेंट नहीं पूछने वाला, याद रखिएगा कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट बताऊंगा कहाँ से पूछा जाता है, तो देखिएगा। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, अगर आपको गति का पहला समीकरण दिया है तो आपको याद रखना है v = u + at। ठीक है, v बराबर क्या है, u + at, आपको इसको याद रखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, तो यदि प्रारंभिक वेग वाली वस्तु नियत त्वरण से, तो इसमें देखो v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है ना a है, a यहाँ पर क्या है, तो बोल दिया गया है नियत त्वरण। ठीक है, a क्या है, ये एक नियत त्वरण है। t यहाँ पर क्या है, तो t देख सकते हैं, टी यहाँ पर क्या है, आपको देख सकते हैं टी हमारे पास क्या है, समय है। ठीक है, चलिए अगला बात करें यहीं पर गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण आप लोग देख सकते हैं। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, यदि प्रारंभिक वेग u वाली वस्तु नियत त्वरण a से गतिशील हो। ठीक है, यदि प्रारंभिक वेग u वाली वस्तु नियत त्वरण a से गतिशील हो तो t समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ये क्या होता है, तो s = ut + 1/2 at², ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है, देख सकते हैं आपको इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट आपको इक्वेशन यहाँ पर याद करना है, समझना है इक्वेशन में क्या क्या बोला गया है। गति का प्रथम समीकरण v = u + at। गति का जो द्वितीय समीकरण होता है वो हो जाएगा s = ut + 1/2 at²। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें गति के तीसरे समीकरण की या फिर तृतीय समीकरण की, जहाँ a दूरी तय करने में वस्तु का प्राप्त वेग, ठीक है, a दूरी तय करने पर वस्तु का जो प्राप्त वेग होगा वो होगा v² = u² + 2as। ठीक है, अर्थात v² =
u² प्लस 2as होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गति का तृतीय समीकरण। हम लोग यहाँ पर रिवीजन के बेस में चल रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा चीज़ अभी आपको बताना ही, तो अभी एक ही पेज हुआ है, लगभग ऐसे आपको 7 से 8 पेज यहाँ पर हमको कराना है, तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ते चलते हैं। इसको आप लोग रिवीजन के रूप में ज़रूर लेकर के चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आप जितना पढ़े हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक ही वीडियो में। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। चलिए अगला देखते हैं अदिश तथा सदिश राशियाँ। तो अदिश देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला अदिश देखेंगे जिसमें क्या है, तो जिन भौतिक राशियों को केवल परिमाण के द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है वो कहलाता है अदिश राशियाँ। जैसे कि यहाँ पर दिया समय है, दूरी है, द्रव्यमान है, चाल है, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य शक्ति, दाब, ये सब क्या है, तो ये अदिश राशियाँ होती है। ठीक है, अब सदिश के बारे में बात करें ना, तो इसमें याद रखिएगा आपका दिशा भी होना चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए, दोनों अगर होगा तभी वह क्या होता है, सदिश राशियाँ होती है। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, क्या सदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे कि विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल, भार, संवेग, बलाघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र आदि क्या है, सदिश राशि है। तो याद रखिएगा जिनमें क्या होना चाहिए, जिनमें डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, सदिश राशियाँ हो जाएगी। ठीक है, और जिसमें केवल परिमाण होगा ना वो क्या हो जाएगा, अदिश राशियाँ होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है, वृत्ति गति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वृत्ति गति क्या है, तो पहला दिया है वृत्ति गति के बारे में, यदि कोई वस्तु वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गति करती है। ठीक है, क्या है, यदि कोई वस्तु क्या वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्ति गति कहलाती है। ठीक है, इसको यहाँ पर फोकस कीजिएगा, क्या बोला गया है, वृत्ति पथ पर, मतलब राउंड वाला जो पथ रहेगा ना, वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गति करती है तब वो क्या हो जाएगा, वृत्ति गति कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में है, वृत्ति गति त्वरित गति होती है तथा त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। ठीक है, क्या है, तो वृत्ति गति डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कैसी गति होती है, तो याद रखिएगा जो वृत्ति गति होती है ना वो क्या होती है, त्वरित गति होती है, और जो त्वरण की दिशा है ना वो हमेशा केंद्र की ओर होती है। ये डायरेक्ट पूछा जाने वाला लाइन है, इसको याद रखिएगा वृत्ति गति के बारे में। चलिए यहीं पर देखते हैं, उपग्रहों की गति त्वरित गति होती है। ठीक है, उपग्रह जो होते हैं ना उसकी जो गति होती है वो याद रखिएगा त्वरित गति होती है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो उपग्रहों की गति होती है वो कैसी गति होती है, तो होती है त्वरित गति होती है। अब त्वरित गति का मतलब तो समझ गया ना क्या होता है, जिसका देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरित गति बोलते हैं, और वृत्तीय गति हमेशा त्वरित गति होती है। चलिए देखते हैं अगला क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग के बारे में देखते हैं, एक लाइन बस पढ़ेंगे, एक ही लाइन है यहाँ पर। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, इसका आप लोग ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा क्या है, तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ना रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है कोणीय वेग का एसआई मात्रक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, कोणीय विस्थापन की दर को क्या बोलेंगे, कोणीय वेग कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं बल के बारे में। तो बल क्या है देखिएगा यहाँ पर, बल वह धक्का या खिंचाव है। ठीक है, क्या है, बल वह धक्का या फिर खिंचाव है, मतलब जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु है ना, अब इस पर हमको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर लाना है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इधर से धक्का दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इधर खड़े होकर के कुछ इसमें रस्सी वगैरह लगा कर इसको खींच सकते हैं। तो वही चीज़ है, बल वह धक्का या फिर खिंचाव है जो या तो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, क्या है, जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या फिर परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अब जैसे यहाँ से अगर हम लोग इसको धक्का देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारे में उतना क्षमता रहेगा, मतलब इसको जिसमें हम लोग धक्का दे सके, तब यहाँ से थोड़ा दूर तो चला ही जाएगा, या क्या पता यहाँ तक भी जा सकता है। तो क्या हो जा रहा है, उसका जो अवस्था है ना उसमें परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, पहले यहाँ था, कहाँ चला गया, यहाँ पर, तो उसमें हम लोग किसके द्वारा उसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के गए हैं, तो बल के द्वारा लेकर के गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा लेकर के गए हैं, तो बल के द्वारा लेकर के गए हैं। तो एक बार इसको अच्छे से फिर से पढ़ते हैं, तो बल वह धक्का या फिर खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था को, ठीक है, किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या फिर परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है या फिर परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या होती है, एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। तथा बल की दिशा में खींचा गया रेखा को बल की क्रिया रेखा कहते हैं। तो बल की दिशा में जो खींची गई रेखा है ना, खींची गई रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बल की क्रिया रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बल की क्रिया रेखा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोला जाता है बल की क्रिया रेखा। चलिए जड़त्व के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या है जड़त्व के बारे में यहाँ पर। तो जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट आपको एटीजी यहाँ से लाइन उठा करके वहाँ पर पूछा जा सकता है, जहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। तो अभी हम लोग फिजिक्स वाला सेक्शन कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग को लगता है कि आपको बायोलॉजी का भी ऐसी वीडियो चाहिए और केमिस्ट्री का भी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम लोग बहुत ही जल्दी उस दोनों वीडियो को भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपके कमेंट के ऊपर है, अगर आप लोग को चाहिए वीडियो तभी वो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं जड़त्व के बारे में, देखते हैं क्या है। तो वह वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, क्या है, तो वस्तु का वह गुण है, कोई वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। अगला पॉइंट, किसी वस्तु के द्रव्यमान द्वारा वस्तु के जड़त्व की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या कर सकते हैं, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान द्वारा किसी वस्तु के जड़त्व की गणना की जा सकती है। अब देखो यहाँ से जो मैं बोल रहा था ना, डेफिनेशन कहाँ से पूछा जाता है और कहाँ से आपका इक्वेशन पूछा जाता है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम के बारे में बात करते हैं। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर जो स्टेटमेंट, इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो जो इसी को हम लोग ना, जो न्यूटन का प्रथम नियम, इसको हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी गति से गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। बस यही चीज़ है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी दिशा में तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम नियम बोलते हैं न्यूटन का, या फिर इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, जड़त्व, इसको याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए दूसरा नियम के बारे में बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है, तो इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसी को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, तो F इक्वल टू लिखते हैं एम और ए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि जहाँ पर F आपका क्या है, तो F यहाँ पर क्या है, फोर्स है अर्थात बल है। एम यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान अर्थात मास है, और ये आपका क्या है, त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन है, ए जो है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मेन इक्वेशन इसका क्या होता है, F इक्वल टू ए में होता है गति के, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इसी को और कैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो आप लोग अगर चाहो तो स्टेटमेंट इसका याद रखो। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखो, या फिर आप इसको याद रखो डायरेक्ट। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो गति का, न्यूटन के गति का जो नियम है ना, इसमें से ज़्यादा आपको स्टेटमेंट बेस आता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ना, इस रूप से पूछा जाता है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। और जो तीसरा नियम है गति का, जो तीसरा नियम यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थात न्यूटन की गति का, इसके अनुसार क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जैसे कि अगर आप लोग किसी को एक मुक्का दोगे तो वापस आप एक मुक्का खाओगे। ठीक है, ये हो सकता है, वहाँ पर जो नियम लगते हैं वो बता रहे हैं, क्या पता एक मुक्का देने के बाद आप 5-6 मुक्के खा जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा क्या होता है, जो गति का तृतीय नियम होता है ना, उसमें क्या होता है, तो जितना क्रिया करोगे आप सामने वाले की, वो उतना आपको क्या मिलेगा, उधर से विपरीत प्रतिक्रिया मिलेगी। ठीक है, अर्थात इसी को बोल सकते हैं, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है बोला गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये क्या होता है, तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसी तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। या तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम, इसको याद रखिएगा, और इसके साथ एक और नाम याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और इसको संवेग का नियम भी बोला जाता है, द्वितीय नियम को। दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा तीनों का। चलिए बढ़ते हैं अगले
पॉइंट की ओर जो कि है यहाँ पर संवेग। ठीक है, संवेग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? किसी वस्तु के द्रव्यमान अर्थात एम हो जाएगा और वेग अर्थात वहाँ पर वी रहेगा तो वी हो जाएगा, और दूसरा कुछ दिया रहेगा तो दूसरा कुछ हो जाएगा। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग की अभिधारणा न्यूटन ने दी थी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। किन्होंने दी थी? न्यूटन ने दी थी। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है? एक सदिश राशि है। और सदिश राशि में दो चीज़ होता है, आपको बताया हूँ क्या होता है। दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और परिमाण भी होता है। दोनों याद रखिएगा। सदिश में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो संवेग होता है वो एक क्या है? एक सदिश राशि है जिसकी अभिधारणा न्यूटन ने दी थी। और संवेग बराबर क्या होता है? तो वस्तु का द्रव्यमान और गुणनफल का वो क्या होता है? वो उसके बराबर होता है संवेग के। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा वेग होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं P = mv से, जहाँ v द्रव्यमान है और v क्या है? जहाँ m द्रव्यमान है और v क्या है? वेग है, और p यहाँ पर क्या है? संवेग है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं आवेग के बारे में। संवेग के बाद हमारा क्या है अगला? आवेग। तो इसमें क्या होता है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे। ठीक है, क्या है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया है? तो आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा समय। ठीक है, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा समय। जहाँ पर जो बल लग रहा है ना, वो बहुत ही कम समय के लिए लग रहा है यहाँ पर जो बल है। अब इसी को दोनों को हम लोग ना बोल करके डायरेक्ट ये बोल सकते हैं संवेग में परिवर्तन। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। स्मॉल l = होता है F × t। ठीक है, इसका जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा l = F × t हो जाएगा, जिसका ऐसे पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। उसके बाद इसको दूसरे नाम से भी आप लोग याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा। तो आवेग किसका किसका गुणनफल होता है? तो अल्प समय के लिए जो बल लगता है ना, अर्थात बल और समय का जो गुणनफल होता है ना, वह क्या होता है? आवेग होता है। चलिए बात करते हैं फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी की वजह से हम लोग ज़मीन पर चल पाते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हमारा गाड़ी चल पाता है। अगर घर्षण ना हो तो ना हम लोग चल पाएंगे, ना हमारा गाड़ी चल पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं घर्षण के बारे में थोड़ा सा क्या है। तो घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली अपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, अपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब यहाँ से आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल देके ज़रूर पूछा जा सकता है। तो देखो, जब अगर हम लोग चलते हैं, अगर कोई सरफेस है जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सड़क है, तो सड़क देखिएगा एकदम टाइल्स की तरह चिकना तो नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन होता है बहुत अच्छा होता है। घर्षण जो बनता है ना, वो अच्छे तरीके से बनता है, इसीलिए हम लोग अच्छे से वहाँ पर चल पाते हैं। ठीक है, अब उसके बजाय अगर आपको टाइल्स दे दिया जाए, ठीक है, तो टाइल्स में आपको जो फ्रिक्शन होता है ना दोनों सतहों के बीच, अर्थात जो आप स्लीपर पहने हैं वहाँ पर, जूता पहने या फिर आपके जो पैर है और जो टाइल्स का जो ऊपरी वाला सतह है उसके बीच का जो घर्षण होता है वो बहुत कम होता है बजाय सड़क के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जहाँ पर हमारा पकड़ कहाँ पर अच्छा ज़्यादा बनता है? सड़क में बनता है बजाय टाइल्स के। ठीक है, तो इस प्रकार बोल सकते हैं घर्षण हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है ना, वो याद रखिएगा। जब वस्तु ठीक फिसलने की अवस्था में होती है तो घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। जब वस्तु ठीक फिसलने की अवस्था में होती है तो घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत बल कहते हैं। तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। सीमांत बल किसे कहते हैं? लिमिटिंग फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ नियम वगैरह देख लेते हैं घर्षण के क्या होता है। तो यहाँ देखिए इसके घर्षण के कुछ नियम करके दिया है। घर्षण के नियम निम्न है। तो क्या नियम है भैया, इसको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है घर्षण बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। एकदम सही है। ठीक है, तो जो घर्षण बल होता है ना, वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग गाड़ी का बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो गाड़ी का जो पहिया है वो घूमता है, तो देखिएगा
अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलता है, ठीक है। अगर वो सीधा घूम रहा है ना, तब वो क्या हो जाएगा, गाड़ी उल्टा डायरेक्शन में चलता है। इसीलिए कई बार बोलते हैं ना कि देखो गाड़ी का जो पहिया है वो घूम रहा है, फिर उल्टा घूम रहा है करके बोलते हैं, वो सही है। उसका जो पहिया है उल्टा ही घूमता है, तभी हम लोग आगे की ओर बढ़ पाते हैं। जैसे कि हम लोग चलने के लिए क्या करते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अगर हमको सामने की ओर जाना हो ना, तो हम लोग पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं। उसी को यहाँ पर बताया गया है, जो घर्षण बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, जो दूसरा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अर्थात जो दो सतह जहाँ पर संपर्क हो रहा है ना, वो कौन सी प्रकृति का है, इसके ऊपर ज़्यादा वह डिपेंड करता है। दोनों चिकना है कि दोनों खुरदुरा है, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगला दिया है, घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लोटनी घर्षण बल का मान फिसलने वाले घर्षण बल के मान से कम होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, तो लोटनी घर्षण बल का मान, जैसे कि अगर आप लोग मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक बॉल, ठीक है, कोई से भी बॉल वगैरह लेते हैं, कोई ये सरफेस है अपने पास, यहाँ पर क्या है, कोई बॉल एक ले करके चलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये लोटनी वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, किधर भी डायरेक्शन में करे, इसका जो फ्रिक्शन रहेगा ना, वो बहुत छोटे एरिया के लिए काम करता है। क्योंकि देखो जो बॉल रहेगा ना, कुछ इस प्रकार से बॉल है। अब ये हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है, तो देखो सिर्फ यहाँ पर टच हो रहा है। इसी को यहाँ पर भी बताएगा, जो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है करके बोला गया है ना, वो यही वाला क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके क्षेत्रफल पर निर्भर जो करता है। तो लोटनी घर्षण बल का जो मान है फिसलने वाले घर्षण बल के मान से कम होता है। तो इसका जो घर्षण बल रहेगा ना, वो क्या रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि इसका जो सरफेस भी बहुत, जो सरफेस नहीं बोल सकते, एरिया बोल सकते हैं, इसका जो एरिया है देख सकते हैं बहुत ही कम है। जो क्या कर रहा है, वहाँ पर किसी सतह के ऊपर है, ठीक है, किसी सतह के ऊपर है। तो उसका जो घर्षण का जो मान होगा ना, वो क्या हो जाएगा, जो फिसलने वाले हैं उसकी अपेक्षा कम होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, एक छोटा सा बॉक्स रख देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेम फोर्स लगाऊंगा और यहाँ पर सेम फोर्स लगाऊंगा। अब मेरे को ये बताओ कि ज़्यादा दूरी ट्रैवल कौन करेगा, ये वाला करेगा कि ये वाला करेगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला ज़्यादा दूरी ट्रैवल करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो संपर्क वाला जो एरिया है ना, बहुत इसका कम है। और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो नीचे में है ना एरिया, वो कैसा है। तो याद रखिएगा, जो लोटनी घर्षण बल का मान होता है ना, वो फिसलने वाले घर्षण बल के मान से कम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट इसी में है, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रम अनुपाती होता है, ठीक है। तो घर्षण बल जो होता है ना, वो अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहीं पर लाभ देख सकते हैं, लाभ और हानि दोनों के बारे में बात कर सकते हैं, दोनों ही घर्षण के टॉपिक से ही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, घर्षण में लाभ के बारे में बात करें तो घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चल सकते हैं, फिर चल पाते हैं, सही है, ठीक है। गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। अगर माना कि वहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी जाम हो जाता है गाड़ी, ये बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो रहता है, जैसे बेरिंग लगा होता है, बेरिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं, ठीक है, फिर ग्रीस डालते हैं। तो क्या हो जाता है, इसके बीच में जो छर्रा बोलते हैं ना, छर्रा, वो क्या होता है, अच्छे से कार्य करता है, ठीक है। उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होने लगता है, तो इसलिए क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से रोटेट करता है। अगर वहाँ पर आप लोग ग्रीसिंग करना छोड़ दो, बहुत दिन से ग्रीसिंग मत करो, फिर देखना उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, तो ये आवाज़ करने लगेगा, या फिर गति इसका क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो यही चीज़ है। अगला देखिएगा, बर्फ़ पर कम घर्षण के कारण ही उत्तरी ध्रुव पर बिना पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं। देखो ये क्या है, अगर बर्फ़ क्या रहता है, टाइल्स की तरह चिकना रहता है, जो बड़े बड़े बर्फ़ होते हैं ना, तो इसमें क्या है, पहिए अगर लगाएंगे तो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिना पहिए वाले वो जो गाड़ी होते हैं ना, उनका उपयोग किया जाता है। या फिर आप लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो स्केटिंग बोर्ड होता है ना, जो बर्फ़ वाला होता है, उसमें क्या होता है, नीचे में पहिया तो होता नहीं है, वो तो एक क्या होता है, प्लेट की तरह होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अच्छे से वहाँ पर फिसलता है। तो ये बोला गया। इसके हानि के बारे में अगर बात करें तो घर्षण बल के कारण ही ऊर्जा का एक भाग का ह्रास हो जाता है तथा मशीन में टूट फूट होती है, ठीक है। तो इसका हानि भी है। अगला यहाँ पर देखिएगा, घर्षण बल के कारण ही गाड़ियों का वेग एक निश्चित मान से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों घर्षण की हानियाँ हैं। अब इसको कम करने की विधियाँ क्या है, इसको भी देख लेते हैं। घर्षण कब कब कम होता है, तो स्नेह का प्रयोग करके, ठीक है, जिसको हम लोग तेल या ग्रीस बोलते हैं। अब एक काम कीजिएगा,
सड़क पर आप लोग जाइए, वहाँ पर ग्रीस को डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें दौड़ करके देखिएगा, और जो टाइल्स वाला घर है या फिर टाइल्स के ऊपर आप लोग डाल दीजिएगा ग्रीस या फिर तेल को वहाँ पर, फिर दौड़ करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आप लोग किस में अच्छे तरीके से रह सकते हो, ठीक है। तो करना मत, वरना हाथ पर टूटने का डर ज़्यादा है, खासकर टाइल्स में, तो इसको तो बिल्कुल मत करना। या फिर बहुत सारे एग्जांपल और आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इससे भी घर्षण को कम कर सकते हैं। अगला देखिएगा, गत्यात्मक घर्षण के स्थान पर लोटनी घर्षण का प्रयोग करके, तो वही चीज़ है, अगर ऐसा कुछ सरफेस वाला है ना, गोला टाइप का जो है, उसमें क्या होता है, तो घर्षण कम होता है। साबुन के घोल का प्रयोग करके, तो यहाँ पर भी क्या है, घर्षण कम होता है। और तो जो लास्ट वाला आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, पाउडर का जो प्रयोग करके लिखा है ना, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आप लोग ले सकते हैं कैरम बोर्ड में। अगर आप लोग कैरम खेले होंगे तो आपको पता होगा, जैसे ही पाउडर वहाँ पर डालते हैं तो फिसलना स्टार्ट हो जाता है, और बिना पाउडर के खेलोगे तो बहुत ज़्यादा रफ होता है। मतलब पाउडर लगने के बाद ना वहाँ पर जो घर्षण होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, और जो पाउडर नहीं लगा रहता है तब वहाँ पर जो घर्षण होता है ना, दो सतहों के बीच में, वह बहुत अधिक रहता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल आप लोग वहाँ पर ले सकते हैं पाउडर का प्रयोग करके। और बाकी बहुत सारे एग्जांपल है, लगभग आपको भी पता होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फोर्स लगाएंगे आपके माइंड में, तो आपको हर चीज़ वो समझ में आने लगेगा। क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो कि हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड रहता है, हर चीज़ हमारे दैनिक जीवन से यहाँ पर संबंधित रहता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और प्रकृति में कार्यरत बल, ठीक है, क्या है प्रकृति में कार्यरत बल, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से प्रकृति में कार्य कर रहे हैं बल, जैसे कि गुरुत्वीय बल है, और कौन कौन सा बल लगता है, तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। सबसे पहले याद रखिएगा क्या है, तो यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट दिया है, यह सदैव आकर्षण बल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सदैव आकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वीय बल होता है वह। अगला है, यह सबसे क्षीण बल है, परंतु इसकी परास बहुत अधिक है। याद रखिएगा, यह क्या है, बहुत क्षीण बल है, परंतु इसकी जो परास है ना, वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यह केंद्रीय तथा संरक्षीय बल होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ये क्या होता है, केंद्रीय तथा संरक्षीय बल होता है, जो गुरुत्वीय बल होता है। और गणितीय रूप में इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा करते हैं, या फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पर केंद्रीय तथा संरक्षीय बल होता है। एफ जी इक्वल टू होता है GM/m/r², और जो जी का मान होता है ना, ठीक है, जी का जो मान होता है वह होता है 6.67 क्रॉस 10 का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, -11, ठीक है। इतना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो जी का वैल्यू कितना होता है, गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है, ये डायरेक्ट आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 6.6 गुणा 10 का घात ऋण 11 होता है जी का जो मान है यहाँ पर। और ये उसका क्या है, तो एसआई मात्रक है। इसको मात्रक को भी आप लोग याद रखिएगा, इसका जो एसआई मात्रक है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर क्या है, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। चलिए यहाँ पर देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा, मैं PDF आपको दे दूंगा यहाँ से। टेलीग्राम चैनल आपका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग वहाँ से जा करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ प्रबल बल। यहाँ से ये बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। तो प्रबल बल के बारे में अगर बात करें तो ये नाभिकीय बल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आकर्षण बल भी होता है। तो यहाँ पर देखो पाई मेसन नाभिकीय बलों का आकार होता है। ये बहुत तीव्र तथा लघु परास बल है। ये गुरुत्वीय बलों से 10 का घात 38 गुना अधिक प्रबल होता है। यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय बल है ना, वो कितना होता है, 10 का घात 36 गुना अधिक प्रबल होता है। लेकिन ये क्या है, गुरुत्वीय बलों से 10 का घात 38 गुना प्रबल होता है। ये केंद्रीय बल नहीं होता। अब आपको ये पूछा जाएगा प्रबल बल होता है, ऑप्शन ए रहेगा नाभिकीय बल होता है, ऑप्शन बी रहेगा आकर्षण बल होता है। अब यहीं पर देख सकते हैं ये लिखा होगा ऑप्शन सी में, ये गुरुत्वीय बलों से 10 का घात 38 गुना अधिक प्रबल होता है, और ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर केंद्रीय बल, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, केंद्रीय बल।
तो याद रखिएगा इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी ही बनेगा, क्योंकि जो प्रबल बल की 3 विशेषता तो ये है, जो नाभिकीय होता है, आकर्षण होता है, और ये गुरुत्वीय बल से 10⁻38 गुना अधिक प्रबल होता है, लेकिन ये केंद्रीय बल नहीं होता। याद रखिएगा क्या होता है, ये केंद्रीय बल नहीं होता। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जा सकता है, प्रबल बल होता है करके दिया रहेगा, फिर यहाँ पर नाभिकीय बल, आकर्षण बल, और यहाँ पर ये कोई सा भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया रहेगा जो कि सही रहेगा। लेकिन इसको याद रखिएगा कि जो प्रबल बल होता है ना, वह केंद्रीय बल नहीं होता। चलिए देखते हैं कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। ठीक है, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा ये बोल सकते हैं। तो देखो कार्य क्या होता है, तो कार्य आपको डायरेक्ट ये लाइन आपको याद रखना है कार्य के लिए, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, या फिर W = वेक्टर F × वेक्टर S। इस प्रकार से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अब इसमें भी धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, कुछ इस प्रकार से भी टॉपिक रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कार्य के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कार्य के बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है यहाँ पर, कार्य। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। ठीक है, क्या है, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में, जैसे कि कोई ये वस्तु है तो मेरे को इस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, तो मैं क्या फोर्स इधर से लगाऊंगा, नहीं, बल्कि इधर से फोर्स से लगेगा, तभी क्या हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो वही चीज़ बोला गया है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कार्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन होता है, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं W = वेक्टर F × वेक्टर S। अब ऐसे पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है ना, वह होता है जूल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए धनात्मक कार्य के बारे में बात करें, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती है। ठीक है, क्या होता है, गुरुत्व के अधीन गिरती है, तब वो क्या होता है, धनात्मक कार्य होता है। अगला देखिएगा, जब घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है, तब ये क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य हो जाएगा। अब देखिए अगला देखिएगा, ऋणात्मक कार्य आपको समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर क्या है, कि इसको धनात्मक क्यों बोला गया है, दूसरे को ऋणात्मक क्यों बोला गया है, निगेटिव वर्क डन क्या होता है देखते हैं। जब कोई वस्तु एक खुरदुरी सतह पर फिसलती है। ठीक है, जब कोई वस्तु क्या है, एक खुरदुरी सतह पर फिसलती है, तो क्या अच्छे से फिसल पाएगी, नहीं फिसल पाएगी। अगला पॉइंट यहीं पर देखिएगा, जब एक धनावेशित कण दूसरे धनावेशित कण की ओर जाता है, तब क्या हो जाएगा, जब एक धनावेशित कण दूसरे धनावेशित कण की ओर जाएगा, तब क्या होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जब क्या है, एक धनावेशित कण दूसरे धनावेशित कण की ओर जाता है, तब क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, जीरो वर्क डन क्या हो जाएगा, शून्य कार्य। यहाँ पर देखिएगा, तो पहला देखिएगा, जब कुली सिर पर बोझा लिए समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है, तो वहाँ पर जो कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जब वस्तु वृत्त पर एक पूरा चक्कर लगाती है, तब भी क्या होता है, जो कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी जो पढ़े हैं ना, देखो जो कार्य के लिए देखे थे उसमें क्या देखे थे, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखो जो जीरो कार्य में दिया है ना, तो ये वृत्ताकार पथ वाला है, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ से है। ठीक है, अब मेरे को क्या करूँ, मैं इसको अगर डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में अगर बढ़ाते चलता हूँ, वृत्ताकार पथ पर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के वापस फिर यहाँ पर आ गया। तो ठीक है, तो इसका जो कार्य हो कितना हो, तो जीरो कार्य हुआ है। ठीक है, इसी को यहाँ पर बताया गया, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में भेजना था, इस डायरेक्शन में, लेकिन वृत्ताकार पथ होने की वजह से क्या हो जाएगा, मैं इधर को अगर पुश करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस पथ में आएगा, फिर यहाँ से इसको फिर यहाँ से फोर्स देंगे, फिर यहाँ से फोर्स देंगे, तो डायरेक्ट लास्ट में कहाँ तक जाएगा, वो फिर यहीं तक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्य हुआ है ना, वो क्या हुआ है, तो जीरो कार्य हुआ है। अगला है, जब एक वस्तु अधिक बोझ लिए हुए अपने स्थान से विस्थापित नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो कार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कार्य हो ही नहीं रहा। अब चलिए अगला देखते हैं, सामर्थ्य क्या होता है। तो कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, इसी को शक्ति के नाम से जानते हैं, पावर जिसको बोलते हैं ना भाई। तो सामर्थ्य क्या होता है, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। यदि टी समय में किया गया कार्य W हो, तो हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं, जो हमारे पास सामर्थ्य या फिर जो शक्ति होता है ना, इसको शक्ति लिख लीजिएगा आप लोग ऐसे करके, सामर्थ्य। आप में कुछ करने की सामर्थ्य है ये बोलते हैं ना, या फिर आप में कुछ करने की शक्ति है, तो वही चीज़ है सामर्थ्य। तो कार्य करने की दर को शक्ति या फिर सामर्थ्य कहेंगे। यदि टी समय में किया गया कार्य W
हो तो सामर्थ्य क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W/T हो जाता है। क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W/T हो जाएगा। तो ऐसी पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक जो होता है ना, जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, या फिर अथवा में क्या कर लिख सकते हैं, वाट। ठीक है, तो याद रखिएगा वाट क्या हो जाएगा, तो जो कार्य क्या बोलते हैं सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा, जूल प्रति सेकंड भी आप लोग याद रखिएगा और वाट दोनों को भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ऊर्जा क्या है। चलिए ऊर्जा के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि अदिश, यह क्या है, अदिश राशि होती है, जो ऊर्जा होती है वो क्या है, अदिश राशि होती है। इसका मात्रक जूल है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, जूल है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। याद रखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और जो ऊर्जा होती है वह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है जो ऊर्जा होती है। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर ऊर्जा के कई रूप हैं। उदाहरण के लिए यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये क्या है, सब ऊर्जा के रूप है और बहुत सारे हैं, देखते हैं। अब यहीं पर देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो यहाँ से ऊर्जा क्या है, तो कार्य, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जो कि एक अदिश राशि होती है और जिसका SI जो मात्रक होता है वह जूल होता है। ठीक है, SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब यहाँ पर हमको देखना है गतिज ऊर्जा क्या होता है और दूसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखो, गतिज ऊर्जा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या है, नाम से स्पष्ट है, गतिज ऊर्जा, अर्थात किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी ना, वो हो जाएगी k इक्वल टू 1/2 mv। इस पर इक्वेशन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बाकी स्टेटमेंट याद रखो या फिर ना रखो, लेकिन आप लोग गतिज ऊर्जा का जो यहाँ पर फॉर्म है ना, जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको आप लोग याद रखिएगा, k इक्वल टू 1/2 mv²। वैसे गतिज ऊर्जा का जो डेफिनेशन है आप लोग डायरेक्ट उसके नाम से निकाल सकते हैं। तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह होगी उसकी गतिज ऊर्जा। चलिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों ऊर्जा का रूप ऐसा है जो यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे, लेकिन उस ऊर्जा के किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो देख सकते हैं दूसरा क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वह क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित हो तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो U बराबर हो जाएगी mgh। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहला गतिज ऊर्जा के लिए है, दूसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो दोनों इक्वेशन आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। जहाँ पर गतिज ऊर्जा में है k इक्वल टू 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा में है U इक्वल टू mgh। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऊर्जा का रूपांतरण देख लेते हैं थोड़ा सा, किसको किसको किस में परिवर्तित होती है, कौन कौन सी ऊर्जा, इसको देख लेते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है, तो ऊर्जा क्या है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऊष्मा दिया है ना। तो ऊर्जा का रूपांतरण में पहला पॉइंट है, ऊष्मा इंजन में ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ऊष्मा इंजन बोला गया है ना। अब इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा क्या बोला गया है। तो ऊष्मा इंजन में जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है ना, वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा से वो किस में जा रही है, यांत्रिक ऊर्जा में। वैद्युत हीटर में वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये भी देखिए, वैद्युत हीटर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो किस में होती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है, वैद्युत बल्ब में वैद्युत ऊर्जा होती है और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो लाइट जलता है आप लोग देखे ही होंगे, सभी देखे हैं आप। ठीक है, तो क्या होता है, जो वैद्युत बल्ब है उसमें जो वैद्युत ऊर्जा होती है वह किस में परिवर्तित होती है, तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला देखिएगा, जलता हुआ कोयला, तेल आदि में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो जलता हुआ कोयला, तेल आदि में रासायनिक जो ऊर्जा होती है ना, वो किस में परिवर्तित हो जाती है,
तो वह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि देखो कोयला को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है, वहाँ से गर्मी मिल जाता है, देखो जिससे खाना बनाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो जो जलता हुआ कोयला होता है ना, उससे हमको क्या मिलता है, जो जलता हुआ कोयला है ना, वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ये बोल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर अगला है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा के बारे में आप लोग बहुत चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट लाइन लगभग सभी ने रटा होगा बचपन से ही। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब क्या है, हम लोग बचपन से कैसे पढ़ते थे, तो आप सभी पढ़े होंगे। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही यहाँ पर लिखा है। अब ये भी है, तो इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, ठीक है। ये क्या, इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, नियत रहती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, परिवर्तित होती रहती है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिएगा, तो सन 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया। इसको आप लोग याद रख सकते हैं खासकर, ठीक है। क्या है, तो आइंस्टीन के द्वारा द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया है। कब किया गया, तो 1905 में किया गया है, जिसका इक्वेशन क्या है, तो E = mc² होता है, अर्थात E = mc² होता है, जहाँ c जो है प्रकाश का वेग है, ठीक है। क्या है, c क्या है, यहाँ पर प्रकाश का वेग है। तो ये वाला जो इक्वेशन आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। और E = mc² में द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण का एकीकरण हो जाता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा क्या क्या। तो आइंस्टीन ने कब इसको दिया है, किसके किसके मध्य स्थापित किया है, और इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो E = mc² होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर ताप बचा है, थर्मामीटर बचा है। तो थर्मामीटर में कुछ ही देखेंगे, इतना पूरा कवर नहीं करेंगे थर्मामीटर में, फिर हम लोग दूसरे स्लाइड में चलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। तो देखो ऊष्मा के बारे में देखते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिसे हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है, ठीक है। तो ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में जस्ट देखे थे, ऊपर में कोयला को जलाते हैं, ठीक है। तो कोयला को जलाने से ना वो क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ऊष्मा निकलती है जिसके कारण हमको गर्माहट का एहसास होता है, ठीक है। गर्माहट को उसी के कारण हमको एहसास होता है। चलिए अगला देखते हैं। वस्तु के पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। तो इनको हम लोग ना देख करके डायरेक्ट ये देखते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है, या फिर कैलोरी अथवा जूल, ठीक है। तो इतने प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, जूल भी याद रख सकते हैं, कैलोरी भी याद रख सकते हैं, या फिर आप लोग किलो कैलोरी को भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो कि क्या है, ऊष्मा का एक मात्रक है। अब देखो यहाँ पर कैलोरी के बारे में बताया गया है। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, कोई नॉर्मल टेम्परेचर में अगर कोई यहाँ पर क्या है, वाटर रखा गया है, जल रखा गया है, तो उसका अगर हम लोग क्या करें, 1 ग्राम जल का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमको वहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता होगी ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैलोरी कहेंगे, ठीक है। 1 कैलोरी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं, 1 अंश सेल्सियस बढ़ा रहे हैं 1 ग्राम जल का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर 1 कैलोरी के नाम से जानेंगे। अब किलो कैलोरी का मतलब ये है, वह ऊष्मा की मात्रा है जो कि 1 किलोग्राम जल का, ठीक है, 1 किलोग्राम जल का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पर जो उसका ग्राम है ना, कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितना रहेगा ना उतना ही हमको यहाँ पर कैलोरी देना पड़ेगा, या फिर किलो कैलोरी वहाँ पर देना पड़ेगा। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.18 जूल, ठीक है। कितने जूल के बराबर होता है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब देख सकते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर ताप है। तो किसी वस्तु की गर्माहट को उस वस्तु का ताप कहते हैं, ठीक है। ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, किसी वस्तु की गर्माहट को उस वस्तु का क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। जब दो वस्तुएं संपर्क में स्थित होती है तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव ऊंची ताप वाली वस्तु से नीची ताप वाली वस्तु की ओर
वस्तु में होता है, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है यहाँ पर थर्मामीटर के बारे में। तो वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि लगभग बुखार होता है ना, बुखार होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर लाते हैं, फिर वहाँ से बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मापते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक और कमेंट करके बताना है कि स्वस्थ मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर कितना अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितना अंश सेल्सियस होता है ये आपको बताना है। तो सेल्सियस पैमाना के बारे में बात करें तो इसमें बर्फ़ के हिमांक को 0 अंश सेल्सियस तथा जल के क्वथनांक को 100 अंश सेल्सियस माना जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या, हिमांक कहने का मतलब क्या है और क्वथनांक कहने का मतलब क्या है। तो हिमांक बोल सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर जल क्या है, बर्फ़ में बदलता है। ठीक है, जल जो है बर्फ़ में बदलता है वो हमारा क्या हो जाएगा, हिमांक होगा, जिसको 0 अंश सेल्सियस अगर कोई वाटर है, अगर वहाँ पर 0 अंश सेल्सियस आप लोग कर देते हैं ना, तो क्या जो जल है ना वो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ में बदलने लगता है। या फिर ये बोल सकते हैं जो 0 अंश सेल्सियस पर ही जल क्या है, बर्फ़ में बदलता है या फिर बदलना स्टार्ट होता है। अगला क्या है, क्वथनांक, मतलब ये क्या है, किसी जल को अगर हम लोग गर्म करते हैं ना तो 100 अंश सेल्सियस होने पर वह हीट होना मतलब उबलने लगता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा, एक क्या है 0 अंश सेल्सियस है, दूसरा क्या है 100 अंश सेल्सियस माना जाता है, ये बोला गया है। इस पैमाने का आविष्कार 1710 में ए सेल्सियस ने किया था। ठीक है, तो इसी के कारण इसका नाम सेल्सियस पैमाना पड़ गया उनके सरनेम के नाम पर। आप लोग भी कुछ आविष्कार करो, फिर अपने सरनेम के नाम पर एक दे देना, ये पैमाना वो पैमाना करके। ठीक है, तो इसका जो आविष्कार कब किया गया था, तो 1710 में किया गया था ए सेल्सियस के द्वारा। अब हिमांक आपको समझ आ गया और क्वथनांक आपको समझ आ गया। तो हिमांक में क्या होता है, जहाँ पर वह बर्फ़ में बदलने लगता है जल, और जहाँ पर क्वथनांक मतलब जल जहाँ उबलने लगता है, या फिर ये बोल सकते हैं ज़रूरी टेम्परेचर उबलने के लिए, ऐसे भी उसको बोल सकते हैं। और फ़ारेनहाइट के बारे में बात करते हैं तो इसमें जल के हिमांक को 32 अंश, ठीक है, जल के हिमांक को 32 अंश तथा क्वथनांक को 21 अंश माना गया है। इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने सन 1710 में किया था। तो ये कितना था, 1700, माफ़ कीजिएगा 1717 है ये। ठीक है, फ़ारेनहाइट का, और ये क्या है 1710 है। तो दोनों का आप लोग याद रखिएगा। सेल्सियस का जो सेल्सियस पैमाना का जो आविष्कार किया गया था वो 1710 में, और जो फ़ारेनहाइट पैमाना का जो आविष्कार किया गया था वो कितना था, तो 1717 में किया गया था। उसके साथ साथ ही आप लोग इसका जो टेम्परेचर है उसका भी आप लोग याद रखिएगा। हिमांक जो होता है सेल्सियस में 0 अंश सेल्सियस होता है, क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो हिमांक 32 अंश होता है और क्वथनांक कितना होता है, 21 अंश माना गया है। दोनों को याद रखिएगा। सेल्सियस का जो आविष्कार है वो ए सेल्सियस के द्वारा किया गया था, और जो फ़ारेनहाइट का पैमाना का आविष्कार है उसको फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, अगले स्लाइड में क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक और पैमाना देखने को मिल जाएगा, क्या लिया है, र्यूमर। ठीक है, क्या है, र्यूमर पैमाना। तो इसके बारे में थोड़ा देखें। तो इसमें जल के हिमांक को 0 अंश आर या फिर र्यूमर को दर्शाया गया यहाँ पर, जो आर है उससे, तो 0 अंश तथा क्वथनांक को 80 अंश माना गया है। इसका आविष्कार र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने 1730 में किया। लगभग देखो सबको आप क्रम से याद रखना है ना, पहले 1710 में क्या आया है, सेल्सियस आया, फिर 1717 में क्या आया है, तो फ़ारेनहाइट आया है, फिर उसके बाद 1730 में क्या आया है, तो यहाँ पर आया है आपका र्यूमर। तो आप लोग इसको CFR के नाम से याद रखिएगा, 10 17 30। ठीक है, क्या है, CFR 10 17 30। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 अंश बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला पॉइंट यहीं पर देखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, क्या है, कैलोरी प्रति ग्राम, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या है, फिर ग्राम में दिया है, अंश सेल्सियस या फिर किलो कैलोरी प्रति ग्राम, माफ़ कीजिएगा, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति अंश सेल्सियस, अथवा जूल किलोग्राम प्रति अंश सेल्सियस होता है, मतलब
कोई सा भी एक नाम आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, इतना नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिएगा, सोने की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो 130 जूल प्रति किलोग्राम प्रति अंश सेल्सियस। और जो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह 4180 जूल प्रति किलोग्राम प्रति अंश सेल्सियस में होती है, फिर सेल्सियस में होती है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग बस ये दो चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों वाला, और यहाँ से आप लोग इसका जो एक यूनिट है उसको याद रखिएगा। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बारे में देखें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश को ये बोल सकते हैं ऊर्जा का ही एक रूप होता है करके समझिएगा। जब वह किसी वस्तु पर पड़ेगी तब वह हमको दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो वस्तु के में पड़ने के बाद ना उसका जो प्रकाश है वो हमारे आँखों में पड़ना जरूरी है, तभी वो वस्तु हमको दिखाई देती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, एक बॉल है, अगर यहाँ पर कोई लाइट आ रही ना तो उसके बाद वो जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख में आएगी, तभी वह वस्तु आपको दिखाई देती है। इसको आप लोग अच्छे से समझ जाइए। तो देखो ये क्या बोला गया है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलिए प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने धरातल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला गया है, जब प्रकाश किसी चिकने धरातल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी जो घटना को ना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको एक बार और समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे कैसे होता है। अब यहाँ पर नियम देख लेते हैं। परावर्तन के जो नियम होते हैं ना उसमें पहला होता है तो जो आपतन कोण का मान होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसको बोलेंगे, परिवर्तन कोण कैसे होगा, दोनों को अभी आपको और बताऊंगा मैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इतना जो है ना इसको आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझिए। तो देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ना, हर चीज़ वहाँ पर जो लिखा था वो है। तो देखो ये वाला जो रेखा है ना ये हमारे क्या है, आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण है, ये पूरी लाइन आपतित किरण है। अब ये क्या है, किसी सरफेस पर यहाँ पड़ रही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग आई नाम दिए हैं वो हमारे पास क्या है, आपतित किरण है। यहाँ पर आर जो है वो क्या है, परिवर्तित किरण है। मतलब प्रकाश इधर से आकर के सरफेस में पड़े, उसके बाद क्या हो जा रही, फिर इधर वो रिफ्लेक्ट हो जा रही। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण। मतलब जो आने वाली प्रकाश उसको बोलेंगे आपतित किरण। और जो यहाँ पर सरफेस पर टकराने के बाद जो दूसरे डायरेक्शन में निकल रही ना उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, अब जो सेंटर में दोनों के बीच में जो कटान बिंदु यहाँ पर बनेगा, या फिर ये बोल सकते हैं जहाँ से वो आपतित हो रही है और जिस बिंदु से निकल के परावर्तित हो रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से जो अगर रेखा खींची जाएगी ना उसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब, और ये हो जाएगा अभिलंब बिंदु। अब देखो वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यही बोला गया था, है ना। तो जो आपतन कोण परावर्तन कोण की बात यहाँ पर की जा रही है ना वो देख सकते हैं यहाँ पर है। ये जो कोण बन रहा है ना, जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, जो आई है और यहाँ जो आर है, दोनों का जो मान होगा वो आपस में बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनेगा ना उतना यहाँ पर भी डिग्री का ही कोण बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब। चलिए अगला देखते हैं क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन समझते क्या होता है। जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से पृथककारी तल पर पड़ती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाते हैं। क्या बोला कि देखो, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से पृथककारी तल पर पड़ती है, ये बोला गया है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ कुछ इस प्रकार से, ये क्या हमारे पास कोई एक ग्लास लेते हैं जो कि कांच का ग्लास है, जो कि पूरी तरह से पारदर्शी है। तो अगर मैं इधर से प्रकाश डालूंगा ना तो ये थोड़ा ना यहाँ से क्या हो जाती है विचलित। देखो अब जाएगा तो डायरेक्शन ऐसे निकलना था इसको, लेकिन ये क्या होती है थोड़ी सी यहाँ से विचलित हो जाती है, यही यहाँ पर बोला गया है। तो इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, ए टू जेड लाइन यहाँ से पूछा जाता है, जैसा लाइन है वैसे ही यहाँ से पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तब। अब इसके बाद अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे जो प्रतिबिंब बनता है ना उसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहीं पर क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम
में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों लाइन को अच्छे से समझिएगा, क्या बोला गया है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये बोला गया। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकती है और यहाँ पर अभिलंब से दूर हटती है। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो पहला जो है ना वो क्या है, विरल से सघन में जा रहा है। ठीक है, विरल से किस में जा रहा है, सघन में जा रहा है। अब यहाँ क्या है, दूसरा सघन से विरल में जा रहा है। तो दोनों को याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो अभिलंब की ओर झुक रहा है कि अभिलंब से दूर हट रहा है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, गोली दर्पण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो जो गोली दर्पण है, तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग है जिसका एक सतह पॉलिश किया जाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से आप इसको समझने की जरूरत नहीं, इसको समझिए। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। चलिए दर्पणों के उपयोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। इसका उपयोग कारों बसों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो सेकंड लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका उपयोग सेविंग या फिर दाढ़ी बनाने के दर्पण बनाने में किया जाता है। ठीक है, बनाने में किया जाता है, किसका है, तो अवतल दर्पण का। अगला देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा आँख, कान व नाक आदि का परीक्षण करने में तीव्र प्रकाश फेंकने में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब चलिए यहीं पर उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं क्या है। तो देखो, कार व बस आदि में पीछे का दृश्य देखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो साइड मिरर रहता है ना कार या फिर बसों में, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सीधा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब गोली लेंस के बारे में बात करें, यहाँ पर देखिएगा, तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली अथवा एक गोली व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, गोली लेंस होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, ये दो प्रकार के, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, बाकी इसको अलग अलग पार्ट में भी और बांटा जा चुका है। तो देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस बोला जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। अब वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब से किसमें क्या क्या बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, जब परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किरणें किसी बिंदु पर मिलती है तब प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कब कब वास्तविक होता है ये यहाँ पर बताया गया है। अगला है, सिनेमा के पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कौन सा है, सिनेमा के पर्दे पर प्राप्त। चौथा पॉइंट है, जब वस्तु फोकस से दूर स्थित होती है तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, डायरेक्ट ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब यहीं पर देखते हैं आभासी प्रतिबिंब देख लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा, पर्दे पर प्राप्त इसको नहीं किया जा सकता। जब परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणें किसी आभासी बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है तब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कब प्राप्त होता है आभासी प्रतिबिंब उसको। अगला पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त अभिलंब आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या है, समतल दर्पण द्वारा, इसको याद रखिएगा, कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है ना वह क्या होता है, तो आभासी प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसका लास्ट पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब का। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित होती है तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी होता है। कब कब होता है, तो जब फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित, क्या है, जब फोकस जो वस्तु है ना वो क्या होता है, फोकस तथा ध्रुव के मध्य में स्थित होता है, तभी क्या होता है, तो यहाँ आभासी होता है अवतल दर्पण पर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है। तो इधर अब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसका क्रम आप लोग याद रखिएगा। जो यहाँ पर रंग है ना 7 रंग, इसका आप लोग क्रम याद रखिएगा, जो कि है आपका बैजानी हपी नाला से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, बैगनी हो जाएगा बैजानी, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो बैजानी हपी नाला, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग कलर्स को अरेंज कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है VIPGYOR।
ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिएगा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के कारण प्राप्त 7 रंगों की पट्टियाँ को वर्ण क्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये देखो ये प्रिज्म है ना, तो इधर से अगर सूर्य की प्रकाश एक रूप में आएगी तो प्रिज्म से होने के बाद वह 7 अलग अलग अर्थात जो कलर होते हैं ना उसमें विभक्त हो जाती है। जितने टोटल 7 कलर में विभक्त हो जाती है ये यहाँ पर बताया गया है, उसी को स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो ऑर्डर रहता है ना, कैसे क्रम में होता है, तो वो इसी के क्रम में होता है। बैगनी, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, और लास्ट में ठीक है आपका रेड ही होता है, और पहला हम अपना बैगनी होता है। तो देखिएगा अगला पॉइंट यहीं पर, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो बैगनी रंग सबसे अधिक तथा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अब वैसे तो बता दूँ आपको PDF अगर ये वाला चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बैगनी रंग सबसे अधिक तथा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। अगला है लाल, हरा और नीले रंग को प्राथमिक रंग या मूल रंग कहते हैं। याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाएगा कि प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा नहीं है करके दिया रहेगा आपको, लाल, हरा, नीला और बैगनी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन जो बैगनी वाला रहेगा उसको काटना है, फिर बैगनी के स्थान पर और कुछ भी दिया जा सकता है। वैसे ही अगर बात करें तो मैजेंटा मोरनी रंग तथा पीला द्वितीयक रंग कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा प्राथमिक है और कौन सा द्वितीयक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यदि किसी वस्तु से सफ़ेद प्रकाश की सभी 7 रंग परिवर्तित होते हैं तो वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा सफ़ेद प्रकाश के सभी 7 रंग अवशोषित हो जाते हैं वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्रिज्म लेकर के चलते हैं, कोई से भी ग्लास हो सकता है, बस उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे या फिर अवशोषित कर ले। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यदि किसी वस्तु से सफ़ेद प्रकाश के सभी रंग परावर्तित हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ प्रकाश नहीं आ रहा, सब रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जो भी प्रकाश आ रहा है ना, तो वो आपको क्या दिखेगा, वाइट कलर से दिखेगा। ठीक है, मतलब ये जो वस्तु है ना वो क्या हो जाएगी, सफ़ेद कलर देखेगी। बस शर्त है वहाँ पर कोई सा भी प्रकाश जो है परावर्तित ना हो, मतलब उसके अंदर रुकना नहीं चाहिए कोई सा भी प्रकाश। तब अब अवशोषित अगर कर लेता है सभी प्रकाश को, जैसे इधर से हम लोग नीला डाले, नीला अवशोषित कर लिया, लाल डाले, लाल, मतलब जितने रंग को अवशोषित करने के बाद वो जो वस्तु है ना वो क्या दिखाई देती है, तो काली दिखाई देती है। तो वही चीज़ बोला जाता है, अगर सभी प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है तो हमको सफ़ेद दिखाई देती है, और एब्जॉर्ब कर लेगा तब वो क्या दिखेगा, हमको काली दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर इसी प्रकार के आप लोग जीव विज्ञान और केमिस्ट्री का भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।